हम्म सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह की जहां भारत सरकार ने खुद एक चेतावनी भरा बोर्ड लगा रखा है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि हम यहाँ किसी मिलिट्री बेस या किसी खुफिया सरकारी इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित एक करीब 400 साल पुराने खंडहर की। सही कहा। और जब कोई सरकारी संस्था, खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई जैसी संस्था ऐसी आधिकारिक चेतावनी जारी करती है ना, तो इंसानी दिमाग तो दौड़ेगा ही। बिल्कुल, दिमाग स्वाभाविक रूप से इसके पीछे के रहस्यमयी कारण तलाशने लगता है। आखिर ऐसा क्या है उस अंधेरे में जिसे सरकार भी हमें बचाना चाहती है? और आज की हमारी इस तफसील से भरी चर्चा का मकसद भी बिल्कुल यही है। हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, पैरानॉर्मल दावों की रिपोर्ट हैं और कई वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं। हाँ, तो हम इन सब का गहरा विश्लेषण करेंगे। जी, हमारा मिशन है भारत की सबसे मशहूर भूतिया जगह मतलब भानगढ़ किले के रहस्यों की गहराई में उतरना। हम उन खौफनाक कहानियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच को आज परत दर परत खंगालेंगे। तो अगर हम भानगढ़ के शुरुआती दिनों की बात करें ना, तो इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प और भव्य रहा है। मतलब 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए ये शहर बसाया था। अच्छा, माधव सिंह तो अकबर के बहुत करीबी जनरल मानसिंह के छोटे भाई थे ना? हाँ, बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि इस शहर को एक बहुत ही शक्तिशाली और संपन्न परिवार का समर्थन हासिल था। ये कोई छोटा-मोटा किला नहीं था। जरा उस दौर की भव्यता की कल्पना कीजिए। अपने पीक पर भानगढ़ में 9,000 से ज्यादा घर आबाद थे। 9,000 घर उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। वहां एक शानदार 7 मंजिला ऊंचा राजमहल था। गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर जैसे नक्काशीदार भव्य मंदिर थे। और वहां का बाजार भी इतना बड़ा था कि पूरे राजपूताना के व्यापारी वहां रेशम और मसाले और हथियारों का व्यापार करने आते थे। लेकिन आज आज वहां किसी भी घर की छत नहीं बची है। हाँ, पूरा का पूरा शहर बिना छतों के एक वीरान खंडहर बन चुका है। और शायद इसी वीरानेपन और उन टूटी हुई छतों ने उन कहानियों को जन्म दिया है जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। भानगढ़ के श्राप की कहानियां, हाँ, सबसे पहली और मशहूर कहानी है बाबा बालूनाथ की। जो ऐतिहासिक किंवदंतियां हैं, हाँ, उनके अनुसार जब माधव सिंह ये शहर बसा रहे थे ना, तो उसी पहाड़ी पर बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। हाँ, और उन्होंने राजा के सामने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी थी कि शहर बसा लो, लेकिन किले की परछाई उनके तपस्या स्थल या उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। सही कहा। और माधव सिंह ने ये बात मानी भी। उन्होंने किले का निर्माण सिर्फ 4 मंजिल तक ही रखा था ना? हाँ, ताकि सूरज ढलने पर भी उसकी परछाई बाबा की कुटिया तक न पहुंचे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उनके पोते अजब सिंह ने सत्ता संभाली। अजब सिंह जो बहुत महत्वाकांक्षी था। बिल्कुल, उसने साधु के चेतावनी को नजरअंदाज किया और उस महल के ऊपर 3 मंजिलें और बनवाकर उसे 7 मंजिला कर दिया। और बस जैसे ही महल की ऊंचाई बढ़ी, सूरज ढलते ही उसकी परछाई ने बाबा बालूनाथ की कुटिया को छू लिया। शर्त टूटी और कहा जाता है कि साधु के क्रोध ने पूरे शहर को भस्म कर दिया। लेकिन जो दूसरी कहानी है ना, वो तो मुझे 16वीं सदी की किसी बेहतरीन हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। मतलब इसमें एक तरफ बेइंतहा खूबसूरती है तो दूसरी तरफ काला जादू और धोखा। आप तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, भानगढ़ के मिथक का सबसे बड़ा हिस्सा तो यही कहानी है। हाँ, कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे राजपूताना में थे और उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का महारथ ही था। और वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। हाँ, एक दिन उसने राजकुमारी की दासी को बाजार से इत्र खरीदते हुए देखा। और वहीं उसने अपना खेल खेला। उसने उस इत्र की शीशी पर ऐसा काला जादू किया कि वो एक लव पोशन या कह लें कि वशीकरण मंत्र में बदल जाए। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो सम्मोहित होकर सीधे तांत्रिक के पास दौड़ी चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तो खुद तंत्र मंत्र की जानकार थी। बिल्कुल, जैसे ही दासी ने वो इत्र उन्हें दिया, उन्होंने शीशी को देखते ही पहचान लिया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या था? उन्होंने तुरंत उस शीशी को महल की खिड़की से बाहर एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। शीशी टूटी और जादू ने अपना काम किया, लेकिन राजकुमारी पर नहीं,
बल्कि उस पत्थर पर। और वो विशाल पत्थर सम्मोहित होकर तांत्रिक सिंघिया के प्यार में पागल हो गया और उसकी तरफ लुढ़कने लगा। मतलब लिटरली अंततः उसी पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते सिंघिया ने वो खौफनाक श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा और किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा। और एक रात में पूरा शहर तबाह हो गया। सुनने में ये इतना नाटकीय और रोमांचक लगता है कि इंसानी दिमाग बहुत आसानी से इसे सच मान लेता है। यहाँ मुझे थोड़ा हस्तक्षेप करना होगा। क्यों, क्या हुआ? अगर हम एक इतिहासकार और वैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो सच्चाई इन रोमांचक कहानियों से कोसों दूर है। अच्छा। जो उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज और शिलालेख हैं, उनके अनुसार राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया के अस्तित्व का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है। एक मिनट, कोई प्रमाण नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई समकालीन दस्तावेज नहीं है जो ये बताए कि रत्नावती किस राजा की बेटी थी या किस दौर में थी। यहाँ तक कि बाबा बालूनाथ के होने का भी कोई जिक्र किसी शाही फरमान में नहीं मिलता। अरे, आप कह रही हैं कि वो कभी थे ही नहीं, लेकिन भानगढ़ के स्थानीय लोग और वहाँ के गाइड तो उसकी सुंदरता के किस्से इतनी बारीकी से सुनाते हैं जैसे उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा हो। यही तो बात है। अगर ये किरदार थे ही नहीं तो बिना आग के इतना बड़ा धुआं कैसे उठ सकता है? ये एक्चुअली इंसानी संस्कृति की एक खासियत है जिसे हम ओरल ट्रेडिशन या मौखिक इतिहास कहते हैं। अच्छा, जो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं? हाँ, जब 400 सालों तक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कोई कहानी सुनाती है, तो हर पीढ़ी उसमें अपना थोड़ा नमक मिर्च और ड्रामा जोड़ देती है। तो ऐतिहासिक रूप से वहाँ हुआ क्या था? ऐतिहासिक रूप से भानगढ़ और उसके पड़ोसी शहर अजबगढ़ के बीच युद्ध जरूर हुए थे, लेकिन उसमें काले जादू का कोई रोल नहीं था। चलिए मान लेते हैं कि ये किरदार कभी थे ही नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर श्राप की कहानियां झूठी हैं, तो फिर इतने सारे लोगों के उन डरावने अनुभवों का क्या? इंटरनेट पर तो अनगिनत टूरिस्ट के दावे मौजूद हैं। हाँ, दावे तो बहुत हैं। और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा है। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी का वो किस्सा बहुत मशहूर है। जी। जब भानगढ़ में अचानक वो बालों को खोलकर अजीब गरीब तरीके से नाचने लगी, मानो किसी आत्मा ने उन्हें वश में कर लिया हो। हाँ, फिल्म यूनिट्स के ऐसे कई किस्से सामने आते रहते हैं। और वो ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म के डायरेक्टर का दावा कि लौटते वक्त अचानक उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। सबसे डरावना अनुभव तो उस जर्नलिस्ट पल्लवी का है जो वहां रिपोर्टिंग करने गई थी। वो स्कूटी वाला वाक्य है ना? हाँ, उसकी स्कूटी का पेट्रोल फुल था, बैटरी ठीक थी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी और अचानक पास खड़े एक अनजान शख्स ने बिना छुए सिर्फ इशारा करके स्कूटी स्टार्ट कर दी और पल्लवी की तरफ मुड़कर कहा, दे वांट यू। बिल्कुल, वे तुम्हें चाहते हैं। तो अगर भूत नहीं है तो लोगों को शरीर में सिहरन या परछाइयां दिखने या ये अजीबोगरीब चीजें महसूस क्यों होती हैं? यहीं पर विज्ञान तस्वीर में आता है, और सच कहूं तो ये श्राप से भी ज्यादा रहस्यमयी है। विज्ञान कैसे? जब कोई कहता है कि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ या उसने कोई परछाई देखी, तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो या पागल हो। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड 1980s के दशक में ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने बिल्कुल अनजाने में इसकी खोज की थी ना? बिल्कुल, विक टैंडी वाला वाकया। वो मैंने पढ़ा है और ये सच में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। हाँ, तो टैंडी अपने मेडिकल लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें ठंडे पसीने आने लगे, दिल की धड़कन बढ़ गई, घबराहट होने लगी। बिना किसी वजह के? हाँ, और तभी उन्हें अपनी आंखों के किनारे, जिसे हम पेरिफेरल विजन कहते हैं, वहां एक ग्रे रंग की डरावनी परछाई दिखाई दी। वो इतने दहशत में आ गए कि लैब छोड़कर भाग गए। बाप रे। अगले दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी टेबल पर रखा एक पन्नी या फॉइल का टुकड़ा बिना किसी हवा के तेजी से कांप रहा था। अरे, तो फिर उन्होंने चेक किया होगा कि ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि लैब में हाल ही में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन 18.9 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे पैदा कर रहा था। जैसे ही फैन बंद किया गया, वो अजीब एहसास और परछाइयां गायब। क्या बात करें, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाजें जिन्हें हम इंसान अपने कानों से सुन भी नहीं सकते, वो शरीर पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं। एकदम सही। हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे महसूस करता है। 18.9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इंसानी आंख की पुतली यानी आईबॉल रेजोनेट करने लगती है, कांपने लगती है। अच्छा। इसी कंपन की वजह से आंखों के सामने वो अजीबोगरीब ग्रे परछाइयां बनती हैं, जिन्हें लोग भूत समझ लेते हैं। क्या बात है। और इसे भानगढ़ से जोड़ना तो बहुत आसान है। क्या आपने कभी किसी खाली कांच की बोतल के मुहाने पर फूंक मारी है?
हाँ, उससे जो भारी आवाज गूंजती है उसे रेजोनेंस कहते हैं। मुझे लगता है भानगढ़ के बिना छत वाले कमरे बिल्कुल उसी खाली बॉटल की तरह काम करते होंगे। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। भानगढ़ के खंडरों में किसी भी घर की छत नहीं है, सिर्फ पत्थर की दीवारें और खाली कमरे बचे हैं। तो जब हवा वहां से गुजरती है, हाँ, जब अरावली की तेज हवाएं इन संकरे रास्तों और बिना छत के कमरों के अंदर से गुजरती हैं, तो वे प्राकृतिक रूप से एक विशाल विंड इंस्ट्रूमेंट या बांसुरी की तरह इंफ्रासाउंड पैदा करती हैं। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। इसके अलावा अलवर सिस्मिक जोन 4 में आता है। जमीन के अंदर होने वाले सूक्ष्म कंपनों या माइक्रो ट्रेमर्स से भी लगातार ऐसी तरंगें बनती रहती हैं जो वहां जाने वालों को बेचैनी और घबराहट से भर देती हैं। तो ये कोई अदृश्य आत्मा नहीं है, बल्कि भूगोल और वास्तुकला का मिश्रण है जो हमारे शरीर और दिमाग के साथ खेल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ हवा का खेल है, तो लोग जो अजीबोगरीब आकृतियां देखते हैं या जो दहशत का माहौल बनता है, उसका क्या? उसका जवाब मनोविज्ञान के पास है। आपने 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए उस हॉन्ट प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना होगा। हाँ, वो तो सजेस्टिबिलिटी को समझने का एक बहुत ही शानदार प्रयोग था। शोधकर्ताओं ने क्या किया कि एक बिल्कुल साधारण खाली सफेद कमरा लिया। वहां कोई पुरानी दीवार नहीं थी, कोई डरावना इतिहास नहीं था। उन्होंने बस कमरे में कुछ मशीनें रख दी और 79 वॉलंटियर्स से कहा कि इस कमरे में भूतिया अनुभव पैदा करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण लगे हैं, आप अंदर जाकर बैठिए। और परिणाम सच में चौंकाने वाले थे ना? उस साफ सुथरे खाली कमरे में 20% से ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। हाँ। कुछ लोगों को अजीब सी गंध आई और 8% लोग तो पूरी तरह से दहशत में आ गए कि उनके पास कोई खड़ा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि वो उपकरण कभी चालू ही नहीं किए गए थे। वो सिर्फ डमी मशीनें थीं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे अहम फैक्टर वो मशीन या वो कमरा नहीं था, बल्कि ये बात थी कि लोगों के दिमाग में पहले से ये डाल दिया गया था कि कुछ अजीब होने वाला है। हाँ, ये तो है। जब आप किसी को बताते हैं कि एक जगह भूतियां हैं, तो उनका दिमाग हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है और फिर इंसान सामान्य से सामान्य आवाज को भी खतरे की तरह देखने लगता है। इसी को मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। हमारी पुरानी भारतीय कहावत है ना, भय को भूत बनाना। एकदम सही। आज के दौर में सोशल मीडिया बिल्कुल यही काम कर रहा है। कोई भी इंसान भानगढ़ जाने से पहले यूट्यूब पर 10 खौफनाक वीडियो देखता है, हॉरर ब्लॉग्स पढ़ता है। उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है। हाँ, वो प्री कंडीशन्ड होता है। अब वो इंसान वहां जाकर एक हिलते हुए पेड़ को या किसी खिसकते हुए पत्थर की आवाज को सुनेगा तो उसका सजेस्टेबल दिमाग उसे तुरंत भूत का नाम दे देगा। इसके साथ ही इंसानी दिमाग की एक और दिलचस्प बनावट है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। पैराडोलिया? हाँ, विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी बेतरतीब या रैंडम आकार में चेहरे और आकृतियां ढूंढ लेता है। यह प्राचीन काल में शिकारियों से बचने का एक तरीका था। अच्छा, जैसे आप कभी-कभी आसमान में बादलों को देखकर कहते हैं ना कि देखो वो बादल बिल्कुल घोड़े जैसा लग रहा है। बिल्कुल। या फिर 1976 में जब मंगल ग्रह की तस्वीर आई थी तो लोगों को वहां पत्थरों के बीच एक पूरा इंसानी चेहरा दिखाई दिया था। एकदम सही। भानगढ़ के टूटे फूटे खंडरों में, खासकर जब शाम ढल रही होती है और परछाइयां लंबी होने लगती हैं, हमारा दिमाग ठीक यही काम करता है। अच्छा? वो अजीबोगरीब शैडोज टूटे पत्थरों और पेड़ की डालियों को मिलाकर डरावने इंसानी चेहरे घड़ने लगता है। यार, अगर ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, इंफ्रासाउंड है और पैराडोलिया है, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो बोर्ड क्यों लगाया? यही तो। मतलब एक सरकारी संस्था हमारे दिमाग के खेल को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है कि आधिकारिक रूप से सूर्यास्त के बाद जाना बैन कर दिया गया? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसने इन अफवाहों को सबसे ज्यादा हवा दी है। एएसआई ने ये बोर्ड 1951 में लगाया था, जब भानगढ़ को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। पहली बात तो ये कि भारत में लगभग हर एएसआई स्मारक, जैसे कुतुब मीनार या लाल किला, वहां पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित होता है। हाँ, ये रूल तो सब जगह है। भानगढ़ के मामले में रात के समय वहां कोई बिजली या रोशनी का इंतजाम नहीं है। वहां गहरी खाइयां हैं, सूखे कुएं हैं और जर्जर टूटती दीवारें हैं जिनसे अंधेरे में गंभीर रूप से घायल होने का बहुत बड़ा खतरा है। ये तो प्रैक्टिकल कारण हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा और असली खतरा कुछ और ही है। और वो क्या है? क्या वहां कोई खुफिया गतिविधियां होती हैं? नहीं, खतरा प्राकृतिक है।
भानगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखिए। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे हाँ। ये पूरा अरावली का जंगल एक कॉरिडोर है। रात के समय भानगढ़ के खंडहरों में बंगाल टाइगर, तेंदुए, सियार और जंगली सुअर खुलेआम घूमते हैं। अच्छा। और आपने उन दावों के बारे में सुना होगा जहां टूरिस्ट्स कहते हैं कि रात में उन्हें भानगढ़ से औरतों के रोने या चीखने की आवाजें आती हैं। हाँ, इंटरनेट तो ऐसे दावों से भरा पड़ा है। लोग बहुत यकीन से बोलते हैं। वो असल में रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में घूमते सियारों, जिन्हें हाइना कहते हैं, उनकी आवाजें होती हैं। सच में? अगर आपने कभी सियार की आवाज सुनी हो तो वो हूबहू किसी इंसान के रोने या दर्द में चीखने जैसी लगती है। तो जो लोग इंटरनेट पे बड़े गर्व से दावा करते हैं कि उन्होंने किसी रानी या दासी के रोने की आवाज सुनी, वो असल में एक जंगली सियार की आवाज थी। बिल्कुल। ये तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मतलब रात के अंधेरे में वहां खतरा किसी अदृश्य आत्मा से नहीं बल्कि एक साक्षात भूखे तेंदुए से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत ही व्यंग्यात्मक बात हो गई। भूत शायद आपको एक बार को छोड़ भी दे, लेकिन शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एकदम। एएसआई के अधिकारी और स्थानीय वन विभाग के गार्ड कई बार मीडिया में स्पष्ट कर चुके हैं कि रात में वहां जाना जंगली जानवरों की वजह से असुरक्षित है। उस बोर्ड पे साफ लिखा है कि मवेशियों या जानवरों को अंदर चराने लाना मना है। ये साफ दिखाता है कि ये एक प्रशासनिक और सुरक्षा नोटिस है, कोई तांत्रिक श्राप से बचने की चेतावनी नहीं। मुझे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी का वो अनुभव याद आ रहा है। उन्होंने पूरी रात अपनी टीम के साथ भानगढ़ में बिताई थी, वो भी हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और घोस्ट हंटिंग उपकरण लेकर। हाँ, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी? उन्होंने सुबह अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं मिली। अगर आपको वहां कुछ मिलेगा तो वो हैं लंगूर, मोर, सियार और तेंदुए। देखिए, खैर, इन सब बातों को जानकर नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जो अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। पूछिए। अगर वहां कोई श्राप नहीं था, कोई तांत्रिक का जादू नहीं चला, तो फिर 9000 घरों वाला एक इतना भव्य, आबाद और फलता फूलता शहर अचानक से रातों रात खंडहर कैसे बन गया? असली विलन कौन था? एक सियार या तेंदुए की वजह से तो लोग पूरा शहर नहीं छोड़ देते। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भानगढ़ का पतन किसी एक रात में या किसी श्राप से नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। अच्छा? इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे: बदलती राजनीति और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राकृतिक आपदा। राजनीति कैसे? सबसे पहले तो राजनीतिक पतन शुरू हुआ। माधव सिंह के वंशज अजब सिंह ने अपने नाम से एक नया शहर अजबगढ़ बसा लिया और वहां एक नया किला बनवा लिया। सत्ता का पूरा केंद्र वहां चला गया। मतलब सारा फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ, राजा और दरबारियों के जाते ही भानगढ़ का व्यापारिक महत्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। बाद में 1720 के आसपास जयपुर के सवाई जयसिंह ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन सिर्फ राजा के महल बदल लेने या सत्ता बदलने से एक पूरा का पूरा आबाद शहर इस तरह वीरान तो नहीं हो जाता ना? हाँ, ये तो है। असली तबाही कैसे आई कि लोगों को अपने घरों की छतें तक छोड़नी पड़ी? असली तबाही लेकर आया 1783 का वो खौफनाक अकाल, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। चालीसा अकाल, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन भानगढ़ से इसका क्या संबंध है? ये कोई साधारण सूखा नहीं था। ये ग्लोबल वेदर पैटर्न का नतीजा था। अल नीनो मौसम चक्र के कारण उत्तर भारत में ये भयंकर सूखा पड़ा था। थोड़ा रुकिए, 18वीं सदी के राजस्थान में अल नीनो का क्या काम? ये तो हम आज ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में सुनते हैं। नहीं, अल नीनो प्रशांत महासागर का वो गर्म मौसम चक्र है जो सदियों से मौजूद है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो ये भारत के मॉनसून को पूरी तरह सोख लेता है या कमजोर कर देता है। 1783 में इसी चक्र ने ऐसा कहर बरपाया कि राजस्थान और उत्तर भारत में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। इसे विक्रम संवत 1840 के नाम पर स्थानीय लोग चालीसा कहते हैं। तो इसका असर भानगढ़ पर कैसे पड़ा? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उस वक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आधी से ज्यादा आबादी या तो खत्म हो गई या पलायन कर गई। भानगढ़ अरावली की पथरीली जमीन पर था और वहां पानी के स्रोत सूख गए। ये बहुत ही दुखद है। फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए, लोगों के पास खाने को एक दाना नहीं था। ऐसे में कोई भी इंसान महल या मंदिरों का क्या करेगा जब पीने को पानी ही न हो? बिल्कुल सही बात है।
पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। भानगढ़ में रहना असंभव हो गया। लोगों को मजबूरन अपने घर, अपनी जमीनें, अपना व्यापार छोड़कर पानी की तलाश में किसी और राज्य में पलायन करना पड़ा। और जब लोग घर छोड़ते हैं तो पीछे रह जाती हैं सिर्फ नंगी दीवारें, जो समय के साथ मौसम की मार सहकर खंडहर बन जाती हैं। तो ये थी असली कहानी। राजनीति, सत्ता, संघर्ष और एक खौफनाक अकाल ने मिलकर एक चमकते शहर को वीरान कर दिया। जी। लेकिन जब सच इतना स्पष्ट है और ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, तो लोग आज भी श्राप वाली कहानी क्यों पसंद करते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है ये सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान से जुड़ा है। हम इंसान अकाल और सूखे की उस उबाऊ और बेबस कर देने वाली सच्चाई के बजाय एक तांत्रिक के श्राप वाली कहानी को ज्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग नैरेटिव यानी कहानियां सुनना पसंद करता है। श्राप वाली कहानी में एक स्पष्ट विलेन है, एक कारण है, एक नाटकीयता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है उसके पीछे किसी की गलती या कोई ठोस वजह होती है, जबकि प्राकृतिक आपदा में केवल इंसान की बेबसी है। हाँ, प्रकृति किसी को सजा नहीं दे रही थी, वो बस अपना काम कर रही थी और ये बेबसी कोई सुनना या स्वीकार नहीं करना चाहता। और इसमें हम स्थानीय अर्थव्यवस्था और सोशल मीडिया के फायदे को भी तो नहीं भूल सकते। इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह का टैग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तो है। वहाँ की गाइड, आसपास की दुकानें और पर्यटन उद्योग इन भूतिया कहानियों पर ही टिकाए। अगर वो कहेंगे कि यहाँ सिर्फ सूखा पड़ा था, तो शायद ही कोई टूरिस्ट वहां जाए। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर तो हर व्लॉगर को अपने खौफनाक अनुभव शेयर करके व्यूज बटोरने। यही कारण है कि अफवाहें कभी नहीं मरती। वो सच से ज्यादा तेज दौड़ती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी और भी ज्यादा मजबूत और डरावनी होती जाती हैं। तो अब समय आ गया है इस पूरी रोमांचक चर्चा को समेटने का। आज हमने देखा कि कैसे तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की उन ड्रामेटिक काल्पनिक कहानियों ने इतिहास के एक असली दर्द को ढक दिया। हाँ। असल में वहां का जो भूतिया अनुभव है वो सिर्फ हवाओं से पैदा होने वाले इंफ्रासाउंड, हमारी सजेस्टेबिलिटी, हमारे दिमाग की पैराडोलिया और रात में शिकार करने वाले जंगली सियारों की आवाजों का एक कॉकटेल है। बिल्कुल। भानगढ़ को किसी काले जादू ने नष्ट नहीं किया था, बल्कि 1783 के भयानक अल्नीनो अकाल और बदलती राजनीति ने उजाड़ा था। इस पूरी कहानी को समझने के बाद मुझे महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक बहुत ही सटीक और प्रसिद्ध कोट याद आता है। क्या था वो? उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। क्या बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण से बिल्कुल यही बात साबित होती है। अगर हम जानकारी, इतिहास और विज्ञान के चश्मे से चीजों को देखें तो हम किसी भी अनजाने डर या सदियों पुराने मिथक पर काबू पा सकते हैं। बहुत ही शानदार बात कही आपने। सही जानकारी ही किसी भी डर का सबसे बड़ा और अचूक इलाज है। जी। और इसी के साथ भानगढ़ के रहस्यों पर हमारी ये तफसीली चर्चा खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले इस विश्लेषण के आधार पर एक नया विचार सोचने वाली बात है। वो क्या? जरा सोच कर देखिए, अगर भानगढ़ के साथ ये भूतिया और खौफनाक कहानियां नहीं जुड़ी होती तो क्या आज ये खंडर इतना मशहूर होता? शायद नहीं। क्या देश विदेश से इतने सारे लोग इन बिना छतों वाली दीवारों को देखने आते? क्या ये संभव है कि कभी-कभी ये डरावने मिथक और झूठी कहानियां ही हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को गुमनामी के अंधेरे में पूरी तरह खो जाने से बचा लेते हैं? ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगली बार जब भी आपके सामने किसी भूतिया जगह का जिक्र आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या वहां वाकई कोई भूत है या बस एक ऐसा इतिहास जो चुपचाप इंतजार कर रहा है कि कोई उसे सही मायनों में समझे।